दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एक और कॉमिक्स मेड्यूसा। तो चलिए शुरू करते हैं राज कॉमिक्स का विशेषांक मेड्यूसा। पृथ्वी पर से मानवों का नाश करके नागों की काली शक्तियों को फिर से स्थापित करने के लिए आ गई है काली इच्छाधारी नागों की रानी मेड्यूसा। संजय गुप्ता की पेशकश। और ये काम मेरे लिए वही मानव करेंगे जिनको तुम अपना मित्र कहते हो। कथा जॉली सिन्हा, चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार, सुरेख एवं रंग सुनील पांड्या, संपादक मनीष गुप्ता। इसकी तरफ मत देखना नागराज, वरना हमारा भी वही हाल होगा जो परमाणु और डोगा का हुआ है। ये तो मैं समझ गया हूँ ध्रुव, बस एक बात समझ में नहीं आ रही है, पत्थर का बनने के बाद भी डोगा और परमाणु हरकत कैसे कर पा रहे हैं और ये मेड्यूसा का आदेश मानने के लिए मजबूर क्यों है। प्रकृति का एक सीधा सा नियम है, वही बचेगा जो जीतेगा। पशुओं की सारी प्रजातियां एक दूसरे को अपना आहार बनाकर एक दूसरे की संख्या घटाकर जीवित है। मानव भी यही करता है, बस फ़र्क इतना सा है कि मानव ऐसा अपने बसने का स्थान बनाने के लिए करता है और इस काम में जो भी जीव उसके रास्ते में आता है उसको हटना पड़ता है या मरना पड़ता है। पर अब ऐसा होने की बारी मानवों की है, क्योंकि कोई और प्रजाति अपने बसने के लिए और ज़्यादा जगह की तलाश कर रही है और मानव उसके लिए एक खतरा है। मानवों को नागों का रास्ता छोड़ना ही होगा। अब हम ज़्यादा छिपकर नहीं रह सकते। मानवों को नागों का राज स्वीकारना ही होगा, वरना अब नाग संहार नहीं नरसंहार होगा। जाओ नागों की काली शक्तियों, जागो जागो। नागों की सबसे काली शक्ति, मेरी मदद के लिए आओ, मुझे रास्ता दिखाओ। बताओ मुझे कि नागों का राज पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए मैं क्या करूं। आहा आहा, मेरी तांत्रिक क्रियाएं असर दिखा रही है। धुआं अपने आप उड़कर एक खास आकार ले रहा है। ये तो किसी भयानक आकार में बदल गया है और अभी मुझको अपने घेरे में ले रहा है। जरूर मैंने किसी गलत तंत्र का प्रयोग कर दिया है। ओह, पता नहीं इस रहस्यमय तांत्रिक की कहानी खत्म हो गई थी या अभी शुरू हुई थी। हमारी सरकार को इस बियावान सुनसान इलाके के अलावा कोई और जगह नहीं मिली थी। नागराज के खजाने के लिए इस स्थान से सुरक्षित और कोई जगह नहीं हो ही नहीं सकती। शर्मा, ये एक न्यूक्लियर बंकर है, एटम बम तक के धमाके से सुरक्षित है ये जगह। यहाँ पर हम आराम से इस खजाने का मूल्य आंक सकते हैं, एक एक रत्न को ध्यान से देख सकते हैं। अब देखो, ये हीरा 200 कैरेट का है और इसकी कीमत कम से कम 50 करोड़ होगी। हाँ, सुना था कि पहले भी किसी तांत्रिक नगीना ने इसको लूटने की कोशिश की थी। नागराज का खजाना जितना कीमती है उतना ही खतरनाक है। इस खजाने को लूटने की इच्छा रखने वाले लुटेरे। अरे यह क्या है? रत्नों की गुणवत्ता को परखने वाला मीटर इस रत्न को अज्ञात वस्तु क्यों बता रहा है? जरा देखिए तो सर। अभी आया। कमाल है, मैं 40 सालों में दुनिया भर के सारे भिन्न भिन्न किस्मों के रत्न देख चुका हूँ, पर ऐसा रत्न तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये आखिर है क्या? जो भी है। आओ, ये क्या चीज़ है? वह मेरा है, दे दो। सही कहा, ये आदमी नहीं कोई चीज़ लगता है, क्योंकि कोई आदमी इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि 5 फुट मोटी कंक्रीट की दीवार तोड़ सके। सिक्योरिटी को बुलाइए, ये जरूर खजाने को लूटने आया है। सिक्योरिटी पर तैनात पैरामिलिट्री के जवानों को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कैसी आवाज़ थी ये? क्या हुआ यहाँ सर? कैसी आवाज़ थी ये? क्या हुआ यहाँ पर? ये चीज़, मेरा मतलब आदमी कंक्रीट की दीवार तोड़कर ज़मीन के नीचे से यहाँ पर आ गया और ये खजाना मांग रहा है। कोई टैंक भी ये दीवार नहीं तोड़ सकता। इसने ज़रूर विस्फोटकों का इस्तेमाल किया होगा और विस्फोटकों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। आत्मसमर्पण कर दो घुसपैठिए, तो फिर मर जाओ। शूट टू किल, कभी नहीं। गोलियां इसके आर पार जा रही है कैप्टन, ऐसे जैसे कि ये धुएं का बना हो। ये तो सचमुच धुएं का ही बना है। उफ, कुछ नज़र नहीं आ रहा है और ये धुआं तेज प्रेशर के साथ हमारे फेफड़ों में खौं खौं घुस रहा है।
मेरा पूरा शरीर अकड़ रहा है। कहीं ये धुआं हमारी नसों में भी तो नहीं घुस रहा है? अगर ऐसा हुआ तो हम कलिख की मूर्ति बन जाएंगे। ओ गॉड, ओ गॉड, ये गार्ड तो गए काम से। अब हम इसको खजाना लूटने से कैसे रोकेंगे? ये काम तो गार्डों का है, मेरा मतलब था हमारा नहीं। ये जो चाहे ले जाने दो, हम भला अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? कायर मत बनो शर्मा, ये प्राणी जरूर किसी खास मकसद से यहाँ आया है, और अगर इसने खजाना हासिल करने का मकसद पूरा कर लिया तो हमारे साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। ये खजाना हमारी जिम्मेदारी पर यहाँ छोड़ा गया है और हम इसको बचा कर ही रहेंगे। ठीक है सर, मुझे अभी अभी ध्यान आया कि मैंने अपना बीमा कर रखा है। और हाँ, एक बात और ध्यान में आई है, इसने पूरे खजाने को नहीं बल्कि सिर्फ इस अजीब व गरीब रत्न के बारे में कहा था कि ये मेरा है। शायद इसको सिर्फ यही चाहिए, और एक रत्न की सुरक्षा करना कोई बड़ी बात नहीं है। भागो, अगर ये खजाना छोड़कर हमारे पीछे आया तो हमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा ख्याल सही था शर्मा। रुक जाओ, ये रत्न लेकर तुम घूम घर से दूर नहीं भाग सकते, धूम धर से दूर नहीं भाग सकते। ये हमारे पीछे आ रहा है सर। तब तो हमारा काम बन गया, हम इसको ट्रैप कर सकते हैं। पर कैसे? सुनिए सर, हम उस कमरे से होकर भागेंगे जिसमें फुस फुस फुस। तुम में कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है वर्मा। कितने का है तुम्हारा बीमा? दोनों को जिस कमरे से होकर भागना था वह सुरक्षा बलों के विस्फोटकों का गोदाम था। अब मुझको यह हाथ गोला उठाना है और इसकी पिन खींचकर इसके पीछे विस्फोटकों से भरे कमरे में उछाल देना है। धूम्रधर के उस कमरे से बाहर आ पाने से पहले ही हाथ गोला फट गया और धमाकों की श्रृंखला ने पूरे बंकर को हिलाकर रख दिया। ओह! देखा शर्मा का दम सर, वह नागराज का खजाना उड़ाने आया था पर मैंने उसे ही उड़ा दिया। तुम तो कुछ ज़्यादा ही साहसी निकले शर्मा। पर अब इस धुएं को भी बाहर निकालो, वरना यह बारूदी धुआं हमारी जान ले लेगा। मैं अभी एग्जॉस्ट सिस्टम को ऑन करता हूँ सर। पर शर्मा के कदम ठिठक कर रह गए। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो हवा का कोई झोंका नहीं है, फिर ये धुआं उड़कर मेरे सामने क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझको ये रत्न चाहिए। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो हवा का कोई झोंका नहीं है, फिर ये धुआं उड़कर मेरे सामने क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझको ये रत्न चाहिए। हे भगवान, धमाका भी इसको ख़त्म नहीं कर पाया। अब हम क्या करें? मरो! धुआं हमें गला रहा है। हम भी धुआं नहीं। कुछ ही पलों बाद वहां पर कपड़ों के ढेर और धूम्रधर के अलावा अगर कुछ और था तो सिर्फ धुआं का एक गुब्बार और वह अद्भुत रत्न। अब मुझको सिर्फ इसको तोड़ना है और इसमें कैद ऊर्जा के बाहर निकलते ही नागों की काली शक्ति के साम्राज्य की पृथ्वी पर नींव पड़ जाएगी। उस अद्भुत रत्न के धरती से टकराने पर जो भी हो सकता था वह हुआ नहीं, क्योंकि वह रत्न धरती से टकरा नहीं पाया। नागराज, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम मेरा खजाना लूटने की कोशिश करो और मैं तुमको रोकने की कोशिश भी न करूं, ये तो नाइंसाफी है। मुझे तुम्हारा खजाना नहीं, सिर्फ एक रत्न चाहिए था और वो अब तुम्हारे पास है। अब तुम या तो मुझे वह रत्न दोगे या फिर अपनी जान, और या फिर दोनों। तुम अगर मेरे बारे में पहले से जानते हो तो तुमको भी यह पता होगा कि मैं जान का सौदा नहीं करता। मैं न तो अपनी जान देता हूँ और न ही किसी निर्दोष प्राणी की जान लेता हूँ। मैं सिर्फ बंदी बनाता हूँ। अब बताओ, मेरे अमूल्य खजाने को छोड़कर तुमने इस रत्न पर ही हाथ क्यों साफ किया? क्या खास बात है इस रत्न में? इस रत्न में नागों का पृथ्वी पर राज और मानवों का पृथ्वी पर से विनाश छुपा हुआ है। और यह तो मैं भूल ही गया था कि इस काम के रास्ते में तुम सबसे बड़ी अड़चन हो नागराज। बगैर तुमको ख़त्म किए हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता। ओहो, यह तो धुआं बनकर सर्प कैद से बड़े आराम से आज़ाद हो गया। इतनी ही आराम से तुम जिंदगी की कैद से आज़ाद हो जाओगे नागराज। ओह, यह तो मुझे भी धुआं बनाता जा रहा है। धूम्रधर की धूम्र शक्ति से तू भी नहीं बच सकता नागराज। रत्न विशेषज्ञों की तरह तू भी धुआं बनकर हवा में उड़ जाएगा और पीछे रह जाएगा।
वह रत्न जिसके लिए मैं यहाँ पर आया। अरे रत्न कहाँ गया? ओह, शायद नागराज के साथ साथ मैंने उसको भी धुएं में बदल दिया। मुझको खुद ही अपनी नई शक्तियों की क्षमता का पता नहीं है। मैं असफल हो गया। नागराज को मार कर भी मैं हार गया। अरे, असफल होने पर इतने दुखी मत हो धूम्रधर। रत्न नष्ट नहीं हुआ है। दरअसल तुम्हारे धूम्रवार से बचने के लिए मैं जब इच्छाधारी कणों में बदला था तो मेरे साथ साथ वह रत्न भी इच्छाधारी कणों में बदल गया था। तो तुम अभी तक जिंदा हो नागराज। मेरे धूम्रवार को मात दे दी तुमने और तुमको कैद करने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। अब तुम धुएं में बदल कर भी इस कैद से छुटकारा नहीं पा सकोगे। इन सांपों की फौज तेजी से मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटकर वायु का एक दान क्षेत्र पैदा कर रही है। मेरा धूम्रप्र हवा के इस दबाव को पार नहीं कर पाएगा और अगर ठोस रूप में पार करने की कोशिश करोगे तो नागफनी साहब तुमको काट कर रख देंगे। अब बताओ क्या कर सकता है ये रत्न? नागों का राज इसके टूटने से कैसे स्थापित हो जाएगा? बोल कर अपनी सांसों को खर्च मत करो नागराज। वैसे भी तुम्हारे पास ज़्यादा सांसें बची नहीं है। धूम्रधर धुएं में बदलकर कोई भी रूप धारण कर सकता है और वह रूप कट भी नहीं सकता, बस काट सकता है तुम्हारे नागफनी सर्पों को भी। इतनी घातक शक्तियों का मालिक जिस इकलौते रत्न को लेने आया है वह बहुत ज़रूर खास होगा। मुझको रत्न की जांच करवानी होगी और अगर इसमें वाकई कोई ऐसी खतरनाक शक्ति कैद है जो मानवता का विनाश कर सकती है तो मुझको उसको नष्ट करना ही पड़ेगा। पर इस रत्न को धूम्रधर के हाथों से बचा पाना मुश्किल है क्योंकि मैं खुद धूम्रधर की शक्तियों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। बड़ा बेकार कोशिशें मत करो नागराज। रत्न मुझे दे दो। तुम मुझे तोड़ते जाओगे और मैं फिर से बनता जाऊंगा, पर तुम टूटे तो फिर जुड़ नहीं पाओगे। मैं इससे लड़कर गलती कर रहा हूँ। मेरा पहला उद्देश्य इस रत्न को बचाना होगा और उसके लिए मुझको पहले धूम्रधर को अपने रास्ते से हटाना होगा। पर जिसको मैं रोक तक नहीं सकता उसको भला रास्ते से कैसे हटाऊं? हाँ, एक रास्ता नज़र तो आ रहा है, लेकिन उसके लिए इसको एक बार फिर धुएं में बदलने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। आओ धूम्रधर, तुम रत्न लेने से पहले मुझको मारना चाहते हो ना? आ जाओ, मार लो मुझे। ये जरूर तुम्हारी कोई चाल है नागराज। तुम इतनी आसानी से मौत को गले लगाने वालों में से नहीं हो, पर मुझको तुम्हारी किसी भी चाल की परवाह नहीं है क्योंकि धूम्रधर तेरी किसी भी चाल से निपट सकता है। अरे कहाँ गया? फिर से इच्छाधारी रूप में बदल गया डरपोक। इसको डरपोक होना नहीं, समझदार होना कहते हैं धूम्रधर। देखो ना, तुम कांटों से दीवार में कैसे फंस गए। तुम डरपोक होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी हो नागराज, क्योंकि मुझको धूम्र रूप में बदलकर आज़ाद होने में एक पल भी नहीं लगेगा। जैसे ही धूम्रधर ने धुएं का रूप धारण किया, नागराज ने लपक कर उस स्विच को दबा दिया जो उस पावरफुल एग्जॉस्ट सिस्टम को ऑन कर देता था, जिसे न्यूक्लियर बंकर की गंदी हवा को बाहर निकालने के लिए फिट किया गया था। एग्जॉस्ट ने अंदर की हवा को शक्तिशाली खिंचाव के साथ खींचना शुरू कर दिया और साथ ही साथ धूम्रधर का धुएं से बना शरीर भी खिंचता चला गया। अब जब तक ये संभल पाएगा तब तक मैं इस रत्न को लेकर महानगर की मॉलिक्यूलर रिसर्च लैब में पहुंच जाऊंगा। हेलो प्रोफेसर। अरे नागराज, आओ, आज हमारी याद कैसे आ गई? इस रत्न का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेक करना है प्रोफेसर, और यह भी पता करना है कि इस रत्न में कोई ऊर्जा कैद है या नहीं। यह तो मामूली सा काम है नागराज। इस रत्न को इलेक्ट्रॉन एनालाइजर के अंदर रखना है और कंप्यूटर स्क्रीन पर हमको इस रत्न की पूरी संरचना नज़र आ जाएगी। देखो, इसमें मैग्जीन 2% है, बेरियम 0.05% है और ये क्या, अज्ञात तत्व 15%, अज्ञात तत्व 26.7%। ये नहीं हो सकता। इस एनालाइजर में अब तक ढूंढे गए सारे तत्वों की डिटेल भरी हुई है, फिर ये अज्ञात तत्व कहाँ से आ गया है? वह भी 1-2 नहीं, पूरे 10 हैं। एनालाइजर खराब हो रहा है। नहीं प्रोफेसर, विज्ञान को अभी बहुत कुछ ढूंढना बाकी है। एनालाइजर गलती नहीं कर रहा। अभी ये पता कीजिए कि इसमें कहीं ऊर्जा कैद है या नहीं।
यह पता करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा नागराज। इसका 3D लेजर स्कैन हमको इसके अंदर छुपी किसी भी ऊर्जा के बारे में बता देगा। और व्हाट, ये तुम क्या चीज़ ले आए हो नागराज? लेजर किरणें भी इसको भेद नहीं पा रही है। इसका खोल किसी अद्भुत मिश्रण का बना है। फिर तो इस रत्न को किसी ऐसी जगह पर ले जाकर छुपाना होगा जहाँ पर इसको किसी खतरे की परछाई तक न छू सके। कैसा खतरा? ओह समझा, ये रत्न इतना रहस्यमय है तो इसकी कीमत भी करोड़ों में होगी। करोड़ों में नहीं, अरबों में है। अरबों इंसानों की जान इसकी कीमत है। धूम्रधर, मुझको उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये क्या चीज़ है? प्रोफेसर अपने सभी सहयोगियों के साथ यहाँ से बाहर निकलिए अभी। तुम न भी कहते तो भी मैं यही करता नागराज। भागो! बस अब मैं इस हॉल को सील कर रहा हूँ। अब यहाँ से जब मैं बाहर जाऊँगा तो मेरे हाथ में ये रत्न होगा और तुम्हारी लाश यहाँ पर पड़ी होगी। रत्न अगर इस कक्ष से बाहर नहीं जा सकता तो ये यहीं पर रहेगा और यहाँ पर इसको छुपाने की हजारों जगह हैं, पर उनमें से एक भी स्थान ऐसा नहीं होगा जहाँ पर मैं मौजूद न हूँ। मेरे अंग धुआं बनकर इस हॉल में चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। रत्न को छुपाने की बात तो छोड़ो, तुम खुद भी मुझसे अब छुप नहीं सकते। ओह, इसके अनगिनत हाथ मुझको जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रत्न को सुरक्षित रखना और धूम्रधर पर काबू पाना, ये दोनों काम मैं एक साथ नहीं कर सकता। मुझको ये काम एक एक करके करना होगा। सबसे पहले मुझे रत्न को धूम्रधर की पहुंच से दूर करना होगा और इस वक्त रत्न को छुपाने की मुझको एक ही जगह समझ में आ रही है और वह जगह है मेरा अपना शरीर। अरे अरे, क्या कर रहा है? नागराज का लचीला गला रत्न के लिए रास्ता बन गया और वह रत्न नागराज के पेट में जाकर रुक गया। अब तो तुझको मरना और भी ज़रूरी हो गया है नागराज, और इस बार मुझको पता है कि तुम्हारी मौत कैसे होगी। तुम्हारी मौत पेट फटने से होगी। मेरा धूम्रवार तेरे पेट को गलाकर रत्न को मेरे सामने ले आएगा। इस बार मैं तुमको नागों की वायु कैद में बंद कर नहीं सकता धूम्रधर, क्योंकि तुम चारों तरफ फैले हुए हो, पर मैं वायु कैद को वायु कवच बनाकर तुम्हारे धूम्रवर से आराम से बच सकता हूँ, पर अब तुम नहीं बच सकते। ओ ध्वंसक सर्प, इनके धमाके मेरे धूम्रधर शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पर हाँ, इस प्रयोगशाला में आग लगाकर तुमको जरूर भस्म कर सकते हैं। तुम सही कर रहे हो धूम्रधर, मेरा मकसद इस लैब में आग लगाना ही है, क्योंकि आग लगते ही इस लैब में लगे हीट सेंसर गर्मी को महसूस करेंगे और इस लैब में आग बुझाने के लिए लगा स्प्रिंकल सिस्टम चालू हो जाएगा और पानी की फुहारें तेरे शरीर के धूम्र कणों को अपने अंदर समेटकर नाली में बहा देगी। तुम कणों में विखंडित होकर वहीं पर पहुंच जाओगे जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही जगह है, गटर। ओह, पानी सचमुच मेरी करों को खोल रहा है और अपने शरीर को इतना फैला लेने के कारण मैं ठोस रूप में नहीं आ सकता। ये पानी मुझको बहा ले जाएगा और मेरे साथ साथ नागों के साम्राज्य की संभावना भी मिट जाएगी। मैं रत्न हासिल नहीं कर पाऊंगा, पर मेरा मकसद रत्न को हासिल करना नहीं, तोड़ना है, और यह काम मैं अभी भी कर सकता हूँ। मुझको बेबस समझकर नागराज ने अपना वायु कवच हटा लिया है और यह गलती इसको बहुत भारी पड़ने वाली है। लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक जीत या हार का निर्णय न हो जाए, और नागराज इस बात को बड़े दर्दनाक तरीके से समझने वाला था। धूम्रधर खत्म तो हो रहा था, पर उसने अपना मकसद पूरा कर लिया था। पेट पर पड़े उस भीषण वार ने रत्न को नागराज के पेट के अंदर ही तोड़ डाला। कड़क कड़क, और रत्न में कैद ऊर्जा नागराज के शरीर के हर रास्ते से बाहर निकल रही थी। नागराज यह लड़ाई जीतकर भी हार गया था, क्योंकि धूम्रधर के साथ साथ वह भी मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। और उसको इस बात की कतई आभास नहीं था कि रत्न की ऊर्जा ने वायु में एक नए और रहस्यमय आयाम का द्वार खोल दिया है और उसके शरीर को अनजान शक्तियों उस द्वार के अंदर खींच रही है। कुछ ही पलों के अंदर नागराज बगैर कोई निशाना छोड़े इस दुनिया से गायब हो जाने वाला था, लेकिन नागराज की किस्मत भी उसके साथ थी और उसके दोस्त भी। ये क्या हो रहा है? किसने बचाया मुझको? तो तुम इतने सालों के बाद? आखिर वो कौन सी बात है जो इतने वर्षों के बाद तुमको फिर से मेरे सामने ले आई, कपाल कुंडला?
कपाला कुंडला के बारे में जानने के लिए पढ़ें शाकुरा का चक्रव्यूह। मुझको बड़ी खुशी है कि तुमने मुझे पहचान लिया नागराज, और मुझको यहाँ पर जो वजह लाई है वह तुम्हारे सामने है। 13वें आयाम में खुलने वाला यह द्वार, इसको बंद करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा इससे जो काली शक्ति हमारे आयाम में आएगी वह अकेली ही हम सबका विनाश कर सकने में समर्थ है। यह 13वां आयाम क्या चीज़ है और इसमें मौजूद काली शक्ति से भला तुम्हारा क्या वास्ता है? ऐसी कौन सी बात है जो तुमको एकाएक यहाँ पर खींच ली आई? इस ब्रह्मांड में कई सारे आयाम हैं नागराज। हमारा ब्रह्मांड जो तुमको नजर आता है वह 7वें आयाम में है। ऐसे अनगिनत आयाम हैं, और चूंकि हम उन आयामों को न देख सकते हैं और ना ही उनको महसूस कर सकते हैं, इसलिए हमारे इर्द गिर्द ही होते हुए भी हमें उनका पता नहीं चल पाता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।